दोस्तों, हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, उनमें एक महत्वपूर्ण अंग ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किसी भी इंसान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरतों में से एक है और इसका सबसे अच्छा स्रोत पेड़ होते हैं। इसके अतिरिक्त, पेड़ पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और अन्य प्रदूषकों के स्तर को कम करने में भी मदद करते हैं, और कार्बन को अपनी लकड़ी में जमा कर सभी के लिए ताजी हवा प्रदान करते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की दर को धीमा करते हैं। 20वीं शताब्दी तक अर्थात सन 1901, 1902 तक भारत में वृक्ष बहुत अधिक थे और ये भारत की संपत्ति माने जाते थे। लेकिन पिछले 8 दशकों में जितना वन संपदा का नाश हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। वृक्षों के अधिक कटने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। वृक्षों को काटने से ऋतुओं का चक्र बदल गया है। वर्षा नहीं होती तो सूखा ही पड़ जाता है, और होती है तो इतनी अधिक की बाढ़ आ जाती है। भूमि क्षरण होने लगता है। पहले जो भूमि प्रकृति की दृष्टि से उर्वरा थी, अब वही भूमि वृक्षों के न होने से बंजर सी दिखाई देने लगी है। वास्तव में आज विश्व के सामने जो वायुमंडल के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, उस समस्या का सबसे बड़ा हल अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण ही हो सकता है। वृक्षारोपण धरती को हरा भरा, जीवंत और स्वस्थ बनाने के लिए सर्वोत्तम गतिविधियों में से एक है। लगाए गए पेड़ हमारी जैव विविधता में मदद करते हैं, अगली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं और हमें विभिन्न संसाधन प्रदान करते हैं। वृक्षों के बिना मानव जीवन के साथ साथ पृथ्वी पर अन्य प्रजातियों का अस्तित्व असंभव है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। हमारे वेदों और उपनिषदों में लिखा है कि फलदार और हरे वृक्ष को कभी न काटो, क्योंकि फलदार और हरे वृक्ष को काटने वाले व्यक्ति का गोत्र नष्ट होता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि हे मनुष्यों, जिस तरह तुम अपना वंश बढ़ाते हो उसी तरह वृक्षों को भी बढ़ाओ। वंश से तुम्हारा नाम होता है और वृक्ष से देश का नाम होता है। इस तरह वैदिक साहित्य में और पुराणों में वृक्ष के महत्व पर बहुत अधिक लिखा गया है। जिस तरह भारत में देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह पुराने समय में वृक्षों की भी पूजा होती थी। तुलसी की पूजा से तो कोई भी भारतीय अपरिचित नहीं है। जिस तरह भारत में भगवान की आराधना होती है, उसी तरह तुलसी की भी आराधना होती है। पीपल और वट वृक्ष की पूजा हमारे यहाँ विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा निवास करता है। इसी तरह केला, आंवला आदि अनेक वृक्षों की पूजा का विधान है। बेर और बिल्वपत्री तो भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं। प्रकृति का सुंदर वैभव जितना भारत में बिखरा हुआ है, उतना शायद किसी अन्य देश में नहीं। भारत वसुंधरा को सुजला, सुफला, शस्य श्यामला और मलयज शीतला इसलिए कहा जाता है कि भारत वसुंधरा वन संपदा के वैभव से परिपूर्ण है, अर्थात यहाँ वृक्षों की संख्या घनी थी। वनों का महत्व केवल लकड़ी और दूसरी आवश्यक वस्तुओं के साधन होने के कारण ही नहीं है। वनों के अनेक अन्य लाभ भी हैं। पेड़ हवा से धूल और अन्य प्रदूषकों को रोककर हवा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। पेड़ों की छाया भी सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के लिए एक उपयोगी बाधा प्रदान करती है। जंगलों की भूमि जो वनस्पति की उपस्थिति के कारण बिछी हुई दरी के समान होती है, पानी को संभाल लेती है। वृक्षों की जड़ें भूमि को जकड़ कर रखती हैं ताकि यह आसानी से बह न सके। इस प्रकार वन जल को सुरक्षित रखते हैं। ये भूमि क्षरण नहीं होने देते और बाढ़ों को रोकते हैं। ये हमारे जंगली जानवरों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये वर्षा का कारण भी बनते हैं, जिसके फलस्वरूप वातावरण नए पौधों के उगने के लिए अनुकूल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में वृक्षारोपण की योजना का प्रारंभ 1950 में हुआ था। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात देश की जलवायु का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने वैज्ञानिकों की एक समिति बुलाई। उन्होंने यही विचार दिया कि भारत में जो अधिक सूखा होता है या अधिक वर्षा होती है या भारत की जलवायु अधिक प्रदूषित हो गई है, देश में नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, इसका असली कारण है वृक्षों का बुरी तरह से कटना। अगर देश में वृक्ष फिर से न लगाए गए तो देश को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट को देखकर 1950 में भारत सरकार ने यह योजना बनाई कि कोई भी वृक्षों को न काटे। फलदार और हरे वृक्षों को काटने की मनाही कर दी गई, बल्कि यह कहा गया कि अधिक से अधिक वृक्ष उगाओ। इस तरह भारत सरकार की वृक्ष उगाने की योजना आरंभ हुई, पर यह योजना विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुई। पेड़ कम ही उगाए जाते थे। जो उगाए भी जाते थे उन्हें ठीक तरह पानी नहीं दिया जाता था, इसलिए वे सूख जाते थे। मतलब यह कि यह योजना केवल फाइलों तक रह गई, इसका विकास आगे नहीं हुआ। फिर स्वर्गीय श्री संजय गांधी जब युवा कांग्रेस के सामने 5 सूत्री कार्यक्रम लेकर आए, उसमें एक कार्यक्रम यह भी था कि अधिक वृक्ष लगाओ। तब से वृक्ष लगाने के काम में तेजी आई। फिर उत्तरी राज्यों की सरकारों और भारत सरकार ने यह विधेयक पास कर दिया कि बिना आज्ञा के जंगल न काटे जाएं।
जहां तक हो सके अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं और उनकी रक्षा की जाए। 1952 में नई वन नीति के अनुसार वनों की कटाई रोकने, नए वन लगाने, चारागाहों का विस्तार, उद्योगों के लिए लकड़ी तथा निजी वनों पर नियंत्रण लगाने का निश्चय किया गया। नवंबर 1976 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि केंद्र की अनुमति के बिना किसी को भी वृक्षों को काटवाल जिले में जब वनों की नीलामी होती थी और वनों के ठेकेदार जंगलों को काटते थे तो इस दिशा में सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व में वहां की स्त्रियों ने वृक्षों पर चिपककर मर जाने की प्रतिज्ञा कर चिपको आंदोलन चलाया, जिससे वहां के वनों का विनाश बचा। वन हमारे प्राकृतिक संसाधन और संपत्ति हैं। पृथ्वी में संतुलित प्राकृतिक जीवन इनके बिना कदापि संभव नहीं हो सकता है। एक वृक्ष जो काटा जाता है उसकी क्षतिपूर्ति 10 से 15 वर्ष में पूरी होती है। अब भारत में सघन वन केवल 10% रह गए हैं, जो चिंता का कारण है। वन संपदा की रक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वृक्ष अधिक कट गए तो भारत देश नीरस हो जाएगा। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। आशा ही नहीं, हमें विश्वास है कि वे दिन दूर नहीं जब भारत में फिर से वृक्ष लगेंगे, बड़े होंगे। वृक्षों की हरियाली से भारत सरस होगा, बासंतिक वैभव बिखरेगा और लहलहाएगा। पर इस काम के लिए अभी बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।